गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इन डिफरेंट केसेस। तो यहाँ पर अब हम उन सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हुए कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रेक्टिफायर्स करेंगे। तो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रेक्टिफायर्स में आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। एंड फुल वेव रेक्टिफायर में दो टाइप होते हैं, एक होता है सेंटर टैप रेक्टिफायर और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक, तो सबसे पहला जो कंपैरिजन है वो है नंबर ऑफ डायोड्स के बेसिस पे। तो जो सर्किट अगर आपको याद हो तो हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट में केवल एक ही डायोड इस तरीके से प्रेजेंट रहता है और एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आप कहेंगे नंबर ऑफ डायोड्स जो यूज़ होते हैं उनका नंबर होता है 1। वहीं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आप देखते होंगे कि सेकेंडरी वाइंडिंग में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के साथ एक डायोड ऊपर वाले सर्किट में और एक डायोड नीचे वाले सर्किट में प्रेजेंट रहता है, नीचे वाले ब्रांच में प्रेजेंट रहता है और बीच में यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब ये है कि सेंटर टैप रेक्टिफायर में दो नंबर ऑफ डायोड्स होते हैं। वहीं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में अगर आप देखिए तो ब्रिज रेक्टिफायर में कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। ओके, ये हो गया आपका ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, ब्रिज रेक्टिफायर में कुल नंबर ऑफ काउंट होते हैं 4। डीसी करंट की वैल्यू लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। करंट की वैल्यू या फिर वोल्टेज की वैल्यू Vm/पाई हो जाती है। वहीं फुल वेव रेक्टिफायर के केस में वैल्यू 2Vm/पाई और 2Vm/पाई हो जाती है। ट्रांसफार्मर चूँकि यहाँ पर सेंटर टैपिंग नहीं होती है इसलिए चाहिए तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कीजिए या फिर आप बिना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के यूज़ के भी आप चला सकते हैं काम। तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। वहीं यहाँ पर भी इस केस में भी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप सिंपल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे होते हैं। फिर पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम देखें तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में कुछ इस तरीके से यहाँ पर डायोड होता है। ठीक, डायोड के साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, और फॉरवर्ड बायस के केस में इसमें करंट यहाँ पर फ्लो करती है। ठीक, तो फॉरवर्ड बायस के केस में ये डायोड जो होता है वो रिप्लेस किससे होगा, डायोड के फॉरवर्ड रेजिस्टेंस स्मॉल RF से रिप्लेस होगा। ठीक, और आउटर रेजिस्टेंस या फिर लोड रेजिस्टेंस RL जो है वो क्या रहेगी, वो सेम बनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस V इनपुट वोल्टेज होगा और यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही होगी वो करंट I फ्लो कर रही होगी। तो I की वैल्यू बताइए आप कैसे निकाल सकते हैं। जो भी V इनपुट करंट वोल्टेज होगा उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, RF प्लस कैपिटल RF L से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या होती है, ये होती है Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी या फिर साइन टी। ठीक है ना, इसे आप डिवाइड कर देंगे किससे, RF प्लस कैपिटल RL से आप क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो Vm दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसे Im कह रहे हैं तो Im की बताइए वैल्यू क्या आ जाएगी, Im साइन टी। ठीक है, तो Im की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी, Im की वैल्यू आ जाएगी Im विल बी इक्वल टू Vm डिवाइडेड बाई RF प्लस RL, Vm डिवाइडेड बाई RF प्लस RL। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आप यहाँ पर करंट को जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी आप उसे मेजर कर सकते हैं। तो Vm अपॉन RF प्लस RL। ठीक है, वहीं सेंटर टैप्ड के केस में क्या होता है, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर के केस में अगर आप देखिए तो सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर के केस में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सेंटर टैप रेक्टिफायर के केस में यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है सेंटर टैप रेक्टिफायर। तो सेंटर टैप रेक्टिफायर ये है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए पर्टिकुलर डायोड किससे रिप्लेस होता है, अगर यहाँ पर आइडियल नहीं हम लोग मान रहे हैं तो ये एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल RF होगी।
ठीक है। तो इस केस में भी जो करंट आएगी वो आई टी की वैल्यू बताइए क्या आएगी, आई टी की वैल्यू आएगी, आई टी की वैल्यू आएगी वी एम साइन टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर एल प्लस आर एफ, आर एल प्लस स्मॉल आर एफ। ओके, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा ये, और इसे आप क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं वी एम अपॉन आर एल प्लस आर एफ से। वी एम अपॉन आर एल प्लस आर एफ क्या हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी आई एम। ठीक है। वहीं नीचे वाला भी अगर सर्किटरी काम कर रहा होगा तो नीचे वाले सर्किटरी में आपका ऊपर वाला सर्किटरी नहीं काम कर रहा होगा, तो उस केस में भी जो मैक्सिमम करंट होगी वो क्या होगी, वी एम अपॉन आर एल प्लस आर एफ मेंटेन रहेगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस केस में क्या कहेंगे कि दोनों ही साइकिल्स में यहाँ पर जो मैक्सिमम करंट होगी वो क्या होगी, वी एम अपॉन आर एल प्लस आर एफ। ठीक। वहीं ब्रिज रेक्टिफायर के केस में अगर आप सर्किट को ध्यान से देखिए तो दो डायोड D1, D3 या फिर D2 और D4, मतलब दो डायोड एक टाइम में फॉरवर्ड बायस में रहते हैं। तो इसका मतलब जो डिवीज़न होगा वो दो डायोड के फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से डिवीज़न होगा, मतलब वी एम अपॉन 2RF प्लस RL, इस तरीके से यहाँ पर होगा। ठीक है। फिर आता है, फिर कुछ कैलकुलेशंस हैं, जैसे कि अलग अलग फैक्टर्स को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो एक आता है फॉर्म फैक्टर। तो हाउ यू कैन कैलकुलेट फॉर्म फैक्टर, इसको देखते हैं। फॉर्म फैक्टर को आप एफ से रिप्रेजेंट करते हो, फॉर्म फैक्टर देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्म फैक्टर मतलब होता है आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई पीक वैल्यू। ओके, सो दिस विल बी फॉर्म फैक्टर, सॉरी आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई मीन वैल्यू, नॉट पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई मीन वैल्यू। तो एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इट विल रिप्रेजेंट फॉर्म फैक्टर। ओके, आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, इट विल रिप्रेजेंट फॉर्म फैक्टर। ठीक है। तो अब हम लोग अलग अलग डायोड के केस में अगर देखें तो हाफ वेव के केस में क्या होता है और फुल वेव के केस में क्या होता है। तो हाफ वेव के केस में जो एवरेज वैल्यू आती है वो क्या आती है, एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू जो आती है वो क्या आती है वी एम बाई पाई, और फुल वेव के केस में बताइए क्या आती है, 2 VM बाई पाई आती है। ओके। वहीं आप अगर आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आरएमएस वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या आती है, VM बाई 2, ठीक है ना, और फुल वेव के केस में बताइए क्या आती है, VM बाई √2 होती है। ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्म फैक्टर क्या आ जाएगा, आरएमएस वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू VM बाई पाई, VM बाई 2, और फिर आपकी मीन वैल्यू की वैल्यू बताइए क्या होगी, मीन वैल्यू की वैल्यू होगी VM बाई पाई। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बिकम पाई बाई 2। ओके, सो दिस विल बिकम पाई बाई 2। तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू पाई बाई 2, मतलब यहाँ पर कितनी आ जाएगी, फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1. ओके, यहाँ पर फॉर्म फैक्टर नहीं कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अगर हम लोग फॉर्म फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में ये आ जाएगी पाई बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 3.1416 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 1.57 अप्रॉक्सीमेटली ये फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी किसके केस में, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। वहीं अगर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर का कैलकुलेट करें कि फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर बताइए क्या होगा, तो फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर बताइए क्या हो जाएगा, आपकी आरएमएस वैल्यू बताइए क्या होगी, VM बाई √2 एंड डिवाइडेड बाई 2 VM बाई पाई, डिवाइडेड बाई 2 VM बाई पाई। सो दिस विल बिकम हाउ मच, दिस विल बिकम पाई बाई 2√2, पाई बाई 2√2। ओके, सो पाई बाई 2√2 अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे सो नाउ दिस वैल्यू विल बिकम पाई बाई 2√2 विल बिकम 1.11।
if we'll calculate this value, so put the value of pi, put the value of 2 root 2, this will become 1.11. so in case of full wave rectifier we will have form factor value as 1.11. ऐसे ही फिर एक वैल्यू डिफाइन होती है पीक वैल्यू, पीक फैक्टर। तो इसे याद कैसे करेंगे, फॉर्म फैक्टर को मेमोराइज कैसे करेंगे। देखिए FORM, दूसरे वो लास्ट 2 वर्ड्स पे फोकस कीजिए, आर आ रहा है और एम आ रहा है, और इसी पे रेशियो लगा दीजिए, मीन्स RMS वैल्यू डिवाइड बाई मीन वैल्यू, RMS वैल्यू डिवाइड बाई DC वैल्यू, RMS वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। सो दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, फॉर्म फैक्टर। नाउ दिस इज पीक फैक्टर। ओके, सो व्हाट विल बी पीक फैक्टर। पीक फैक्टर को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीक फैक्टर को आप फिर से किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, KP या फिर किसी से भी आप रिप्रेजेंट करना चाहिए। यहाँ पर पीक फैक्टर की वैल्यू पीक फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो होता है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई RMS वैल्यू, पीक वैल्यू डिवाइड बाई RMS वैल्यू। ओके, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है पीक फैक्टर या फिर क्रेस्ट फैक्टर, कहीं कहीं से हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, पीक फैक्टर या फिर क्रेस्ट फैक्टर। ओके, तो पीक फैक्टर या फिर क्रेस्ट फैक्टर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई RMS वैल्यू। ओके, तो इस केस में अगर आप यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में डिस्कस करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में देखिए क्या आएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो पीक फैक्टर आएगा, या फिर आप इसे KP से रिप्रेजेंट कर दीजिए पीक फैक्टर, दिस विल बिकम पीक वैल्यू। अगर आपने VM मान लिया है तो हाफ वेव के केस में RMS वैल्यू बताइए क्या होती है, VM/2 होती है। इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। वहीं फुल वेव रेक्टिफायर के केस में बताइए क्या आ जाएगी, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में यहाँ पर KP की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, KP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VM/√2, एंड √2 की वैल्यू बताइए यहाँ पर आ जाएगी, एंड √2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1.414. Okay, so this will represent KP, another will represent KF. ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म फैक्टर आ गया और पीक फैक्टर आ गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं रिपल फैक्टर की। तो रिपल फैक्टर देखिए क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर मतलब होता है गामा। ओके, सो व्हाट डू मीन बाय गामा। गामा मतलब वो वैल्यू होती है जो कि AC कंपोनेंट प्रेजेंट डिवाइडेड बाई DC कंपोनेंट। तो AC कंपोनेंट बताइए कैसे होगा, प्योर AC कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो आपका फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट आ रहा है, फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट में दोनों ही नेचर है, एक तो इसमें DC भी प्रेजेंट है और AC भी प्रेजेंट है। तो अगर आप प्योर AC कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप बताइए क्या करोगे, आप RMS वैल्यू VRMS, जो भी RMS वैल्यू होगी आप उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दोगे किसको, सॉरी नॉट VRMS, RMS वैल्यू में से आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे किसको, DC वैल्यू को। तो RMS वैल्यू में से अगर आप DC वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करोगे, बिकॉज RMS वैल्यू ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल AC को रिप्रेजेंट करेगा, AC प्लस DC को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, अगर आप इसमें से RMS में से DC सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा प्योर AC यहाँ पर कितना है, प्योर AC यहाँ पर कितना है। ठीक है ना, तो अगर आप पावर की बात करते हो तो ओवरऑल पावर बताइए RMS के केस में यहाँ पर हो जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, VRMS का स्क्वायर, ठीक है, माइनस VDC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई VDC का स्क्वायर, एंड पूरे के पूरे का आप क्या कर लीजिए, अंडर रूट ले लीजिए। ठीक है, तो यही आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, गामा को रिप्रेजेंट करेगा। RMS मतलब ओवरऑल वैल्यू, AC प्लस DC, माइनस ऑफ DC आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो AC कंपोनेंट की एवरेज पावर को रिप्रेजेंट करेगी। और फिर जब आप उसमें से डिवाइड कर दिए किसको, DC वाले कंपोनेंट को, तो यहाँ पर आपका रेशियो हो गया किसका, AC कंपोनेंट डिवाइड बाई DC कंपोनेंट, लेकिन ये पावर का रेशियो है तो लास्ट में आपने अंडर रूट ले लिया। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ, ये बताइए क्या आ जाएगा, RMS वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू, ये बताइए क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से आपको रिपल फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू बताइए यहाँ पर आपका
हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में क्या थी, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में क्या थी, 1.57 का स्क्वायर -1 और वहीं फुल वेव रेक्टिफायर के केस में ये जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू है वो आएगी 1.11 का स्क्वायर -1। ओके, तो इस तरीके से आपका 1.57 का स्क्वायर -1 और फिर 1.11 का स्क्वायर -1 से आपको रिपल्स की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगी। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि जो रिपल फैक्टर होगा वो आपका किस केस में ज़्यादा होगा, रिपल फैक्टर आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में कहीं ज़्यादा होगा, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में वो क्या होगा, वो बहुत ही कम होगा। ओके, तो दिस विल बी वेरी स्मॉल इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, जैसे कि अगर आप अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करिए भी तो 1.57 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 1.57 का स्क्वायर लगभग आपका 2.4 के अराउंड जाएगा। ठीक है, 2.4 के अराउंड जाएगा और -1 करोगे तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1.4 के अप्रॉक्स आएगा और 1.54 को जब आप कैलकुलेट करोगे अंडर रूट ऑफ 1.4 तो लगभग वही आएगा। ठीक है, वहीं 1.11 के स्क्वायर को जब आप कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट ऑफ 1.21 के अराउंड आएगा और फिर उसकी वैल्यू लगभग कितनी ही आएगी। ठीक है, लगभग 40% आएगी। तो इस तरीके से आपका रिपल फैक्टर 1.21 हो जाएगा और 4.48 हो जाएगा। वहीं आउटपुट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपको पहले भी हम लोग अगर वेव फॉर्म को डिस्कस करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो टाइम पीरियड होता है वो चेंज नहीं होता है। वहीं फुल वेव रेक्टिफायर के केस में टाइम पीरियड क्या हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ओके, टाइम पीरियड हाफ हो जाता है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका इफ़िशियंसी, और इफ़िशियंसी या फिर मैक्सिमम इफ़िशियंसी कितनी होगी। तो मैक्सिमम इफ़िशियंसी की बात करते हैं। व्हाट डू मीन बाई इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी ईटा को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़िशियंसी मतलब ये होता है कि टोटल इनपुट जो एसी पावर आई उसमें से ओवरऑल आउटपुट पे डीसी कितना हुई, तो डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई एसी इनपुट पावर। ओके, तो इस चीज़ को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डीसी आउटपुट पावर बताइए क्या आ जाएगी, आउटपुट पावर डीसी वैल्यू अगर आप किसके केस में डिस्कस कर रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में डिस्कस कर रहे हैं तो IM स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, और आप RL चाहिए तो मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे तो मतलब मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप यहाँ पर आइडियल कंडीशन मान रहे हैं तो आप RL मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप आइडियल केस में RL RF ये सारी की सारी वैल्यू सेम होती है तो उस तरीके से आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है ना। वहीं AC कंपोनेंट मतलब RMS कंपोनेंट बताइए क्या होता है, AC कंपोनेंट आपका हो जाता है यहाँ पर IM स्क्वायर बाई 2। ठीक है, IM स्क्वायर बाई 2 RL। ओके, IM स्क्वायर बाई 2 RL। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये इनपुट AC पावर होगा। ओके, तो इनपुट AC पावर होगा। अगर आप इसे अब सिंप्लीफाई करोगे सो दिस विल बिकम 2/पाई स्क्वायर, या फिर आप इसे क्या कहोगे 200 डिवाइडेड बाई 9.98 के अप्रॉक्स। ठीक है ना, तो 200 डिवाइड बाई 9.98। ओके, आप यहाँ पर ये क्या करोगे, आप यहाँ पर उसके बाद अगर आप यहाँ पर इनपुट AC पावर को डिस्कस कर रहे हो तो इनपुट AC पावर जो कि कन्वर्ट हो रही है किस केस में, आपके हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, तो इनपुट AC पावर क्या थी √2, तो यहाँ पर √2 के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा ओवरऑल 4। ठीक है, √4 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा √4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाई दिस, तो आप यहाँ पर लगभग 40.6% अचीव करोगे। वहीं आपका फुल वेव रेक्टिफायर के केस में यह वैल्यू आ जाएगी 2IM स्क्वायर बाई का होल स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 4IM स्क्वायर बाई पाई, बिकॉज ये DC वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहीं पर ये वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बिकम 2। ओके, दिस वैल्यू विल बिकम 2, तो यहाँ से 2 और 4, ओके, सो दिस विल बिकम 8 बाई पाई स्क्वायर। और जब वहीं जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 800 बाई पाई स्क्वायर आ जाएगी, मतलब इसका जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 81.2% आ जाएगा। ठीक है,
तो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है 40.6% आ रही है, वहीं फुल वेव रेक्टिफायर के केस में कितनी आ रही है 81.2% आ रही है। ओके, इस केस में आप ये एज्यूम करोगे कि ये जो भी लोड रेजिस्टेंसेज है वही केवल प्रेजेंट है और डायोड के नाते कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जब मेज़र करेंगे तो हमें यहाँ पर रेक्टिफायर की इफ़िशियंसी मिलेगी। ओके, तो कि रेक्टिफायर पे इनपुट पावर क्या था और रेक्टिफायर का आपका आउटपुट पावर क्या था। ओके, तो रेक्टिफायर की इफ़िशियंसी हाफ वेव के केस में क्या होती है 40.6% होती है, वहीं यहाँ 81.2% होती है और यहाँ पर 81.2% होती है। नेक्स्ट आता है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज मीन्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज ऑफ पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज मतलब वो वोल्टेज होता है जो कि जबकि डायोड रिवर्स बायस में रहेगा तो उसके अक्रॉस लगेगा। वो मैक्सिमम वोल्टेज जो कि डायोड जब रिवर्स बायस में रहेगा तो उसके क्रॉस लगेगा। तो ये मान लीजिए ये VT है, ठीक है ना। जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो किस में होता है, ऑब्वियसली ये नेगेटिव हाफ साइकिल में होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर ये रिवर्स बायस में होता है, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या होती है -Vm होती है। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो -Vm होती है। ओके, ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगी प्लस माइनस -Vm आ जाएगी ये वैल्यू। और ये डायोड रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस में ओपन सर्किट के अक्रॉस अगर यहाँ पर वोल्टेज आप लगा लिए कि पीक इनवर्स वोल्टेज बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो पीक इनवर्स वोल्टेज आपका आप देखिए यहाँ पर क्या होगा माइनस से प्लस एंड प्लस से माइनस। तो माइनस से प्लस आप यहाँ पर गए दैट इज इक्वल्स टू -Vm और पीक इनवर्स वोल्टेज बताइए क्या हो गया PIV, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या आ रहा है Vm आ रहा है, चूँकि रिवर्स बायस का केस है तो इसलिए माइनस में आ रहा है, ठीक। तो हाफ वेव के केस में जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो कितना होता है Vm होता है। ओके, वहीं अब हम लोग सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में ऑब्वियसली चाहे हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में रहता है लेकिन D2 रिवर्स बायस में रहता है। तो इसी चीज़ को हम लोग कंसिडर करते हैं और D2 के क्रॉस हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो पीक इनवर्स वोल्टेज देखते हैं कि D2 के क्रॉस क्या रहेगा, ठीक। ये देखिए ये आपका फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो ये तो ऊपर वाला तो शॉर्ट सर्किट रहेगा, और ये जब रिवर्स बायस में रहेगा तो ये बताइए किस में चला जाएगा, दिस विल गो इन ओपन सर्किट। ये आपका RL है, RL प्लस माइनस, ठीक है। इसके क्रॉस आप बताइए क्या कैलकुलेट करेंगे, इसी के क्रॉस आप प्लस माइनस पीक इनवर्स वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक। यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू VT की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी Vm, और यहाँ पर प्लस माइनस Vm होगी और ऐसे ही यहाँ पर भी प्लस माइनस Vm होगी, ठीक है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू बताइए क्या होगी। आपको पता है जो इनपुट वोल्टेज होता है वही आउटपुट पे वोल्टेज आता है, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी Vm ही होगी। ओके, तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर सॉरी ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, ठीक। RL के क्रॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, ठीक। तो अब इस तरीके से हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज को कैलकुलेट करें तो यहाँ नीचे वाले सर्किट में KVL लगाते हैं, माइनस से प्लस गए फिर माइनस से प्लस गए और फिर यहाँ पर माइनस से प्लस आए, तो PIV की वैल्यू आप देखिए Vm एक बार ऐड होगा, एक बार माइनस Vm ऐड होगा और फिर दूसरी बार भी माइनस Vm ऐड होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -2Vm आएगी, ठीक है। तो समझने की बात यह है कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में ये जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है -2Vm हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं केवल 10 वोल्ट की AC लगा रहा हूँ तो उस डायोड के अक्रॉस रिवर्स बायस में मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है -20 वोल्ट हो सकता है। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि वो पर्टिकुलर डायोड में अगर एक्सेस रिवर्स बायस वोल्टेज लगा दिया जाएगा तो वो डायोड ब्रेक डाउन कर जाएगा। मतलब वो डायोड या तो जेनर या फिर एवलांच में जिस भी टाइप का डायोड होगा उसके हिसाब से ब्रेक डाउन कर जाएगा, और हमें यदि ये ज़रूरी ये है कि डायोड ब्रेक डाउन ना करे, ठीक है। तो इसीलिए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर को नहीं यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज ज़्यादा होता है। पीक इनवर्स वोल्टेज ज़्यादा होना खराब बात है। पीक इनवर्स वोल्टेज ज़्यादा होने से उस डायोड के क्रॉस रिवर्स बायस की कंडीशन में ज़्यादा वोल्टेज लगता है। जब उस डायोड के क्रॉस रिवर्स बायस की कंडीशन में ज़्यादा वोल्टेज लगेगा, ठीक है, तो
तो हम ये देखेंगे कि उसमें ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये D1 हो गया और ये आपका क्या हो गया D2 हो गया, ये आपका क्या हो गया D3 हो गया और ये आपका क्या हो गया D4 हो गया। D1 बताइए क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वहीं D2 आपका ओपन सर्किट होगा, वहीं D3 भी आपका क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये देखिए यहाँ पर प्लस माइनस Vm आएगा और यहाँ पर भी बताइए क्या आएगा, Vm ही आएगा। ठीक है, तो आप ऊपर वाले साइकिल में लगा लीजिए या फिर नीचे वाले साइकिल में लगा लीजिए, कहीं पर भी आप लगाएंगे तो आपको जो पीक इन्वर्स वोल्टेज मिलेगा वो माइनस Vm ही मिलेगा। क्यों, बिकॉज रिवर्स बायस के केस में आप डायोड D4 या फिर D2 के अक्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पीक इन्वर्स वोल्टेज आपका ब्रिज रेक्टिफायर के केस में भले ही हम लोगों ने ज़्यादा डायोड यूज़ किया लेकिन उसकी वोल्टेज वैल्यू क्या हो गई, माइनस ऑफ Vm हो गई। इसका मतलब पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ब्रिज रेक्टिफायर और सेंटर टैप रेक्टिफायर में मैक्सिमम चीज़ें तो सेम है, बस इन अंतर कहाँ आ रहा है कि जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें आपका पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या है, Vm है, वहीं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में जो पीक इन्वर्स वोल्टेज है वो क्या है, वो 2Vm है। ठीक, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें यहाँ पर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है, वहीं इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक कंपैरिजन का एक टेबल बना सकते हैं। थैंक यू।